नमस्कार दोस्तों, आप सभी का BK स्टडी 88 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी अध्याय 5 का नाम है जल के बारे में हम लोग आज जानेंगे। चलिए अध्याय स्टार्ट करते हैं। अध्याय स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो चलिए दोस्तों अध्याय स्टार्ट करते हैं। जल के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। थलशाला के बारे में बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। यह छोटा घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। अहाता जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला गया? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों के रूप में ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा साहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रकार जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं, जो कि चित्र 5.1 में देख सकते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। थलशाला के बारे में हमने पढ़ लिए हैं। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद हैं। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। और लवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। आगे देखते हैं। ये पूरा विश्व समुद्र, ये क्या है? विश्व प्रमुख समुद्र एवं झीलों के बारे में बताया गया है। एक बार देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ग्रेट बैरियर झील, ग्रेट स्लेव झील, विनिपेग झील, सुपीरियर झील, ह्यूरन, मिशिगन, सॉल्ट लेक सिटी, जो कि उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। यहाँ पर कैरेबियन सागर है, ये पैसिफिक ओशियन है। उत्तरी अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी महासागर है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी बेसिन है। अफ्रीका में नाइजर नदी, कांगो नदी, विक्टोरिया झील, ऑरेंज नदी, भूमध्य सागर, काला सागर, दानुबी नदी। आगे देखते हैं। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर एशिया, ब्रह्मपुत्र, गंगा, हांग हो, पूर्वी चीन सागर, कर्क रेखा पर जो कि हैं ये सब, ये इंडिया हो गया, ये भी कर्क रेखा पे है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, प्रशांत महासागर का इधर भी एक हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी, कोरल सागर, दक्षिण चीन सागर इत्यादि। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। क्या आप जानते हैं? लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। क्या आप जानते हैं? यही जानते हैं। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकता है, यानी प्लव कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जल का वितरण के बारे में। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है
तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध हैं, यानी उपयोगी भी हैं? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। इस जल वितरण का तालिका वाला से एक प्रश्न यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, तो इसको भी सही तरीके से देख लें। महासागर 97.7%, बर्फ छत्रक 0.2%, 2% है। भूमिगत जल 0.068%, भूमिगत जल 0.68। झीलों का अवलंबन जल 0.009, स्थलीय समुद्र एवं नमकीने झील 0.009, वायुमंडल 0.0019 और वायुमंडल 0.0019, ये वायुमंडल कहीं था जी। नदियाँ 0.00001, टोटल 100। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स को देखें। चलिए क्रियाकलाप बॉक्स को एक बार पढ़ लेते हैं। 2 लीटर जल ले। मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन में 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखे। बर्तन में जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल यानी नमक युक्त होता है। कटोरे में निकालकर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अवलंबन जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देख सकते हैं आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। ये हैं जी, इतना ही यूज कर सकते हैं। जल तो बहुत है पर पीने योग्य नहीं है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? यस, लग तो रहा है। जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जल संरक्षण की कुछ विधियां सुझाएं अपने घर में और स्कूल में। तो चलिए देखते हैं। महासागरीय परिसंचरण नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। चलिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं? बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। तिरंगे के बारे में जानने से पहले हम इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती हैं तब तिरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती हैं उतनी ही तिरंगे भी उतनी ही बड़ी होती हैं। तो तिरंगे के बारे में हम जानते हैं। इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तिरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं तिरंगे के बारे में। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती हैं तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद
पर वापस लौट आती हैं। जब महासागरीय सतह पर जब लगातार उठता हुआ गिरता हुआ तो उन्हें तरंगे कहते हैं। तूफान से तेज वायु चलने वाले पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इसके कारण अत्यधिक विनाश भी हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाला विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अत्यधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी में भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। आगे देखते हैं सुनामी पृथ्वी का तांडव रूप देखते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिक केंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों में जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेटों के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर में कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गया। भारतीय सीमा का धूल दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित थी, पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की ओर से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 7 से 90 यानी 900 किलोमीटर घंटे यानी प्रति घंटे 70 से किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती हैं, क्योंकि यहाँ भूकंप की क्रिया बहुत कम होती है। ये देख सकते हैं विनाश का दृश्य सुनामी के कारण। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश का चित्र है ये। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों तक सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियां एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि
तटीय क्षेत्र में जल से तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस उच्च अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप सुनामी की विशाल तरंग आई और तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शक की मृत्यु हो गई। बहुत ही चिंताजनक है जी। ज्वार भाटा के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निकटतम स्तर तक आ जाता है तो उसे तट के पीछे चले जाने को उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधी अनिश्चित में होती हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, महासागरीय धाराएं के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं इसके बारे में। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडा हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि इस गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ये हैं महासागरीय धाराएं के बारे में बताया गया है। इस चित्र को हम यहाँ पर कुछ देर के स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पर सारा का सारा गर्म धाराएं और ठंडी जल धाराएं सब का चित्र दर्शाया गया है और किस दिशा की ओर बहते हैं उसके बारे में भी दर्शाया गया है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं सभी को। आगे देखते हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कुहाड़े यानी कोहरे वाला मौसम
बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। दोस्तों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो गया। इसके सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, जल चक्र कहलाता है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं तो भूमध्य रेखा के निकट गहन दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? तो ज्वार भाटा कहलाता है। कैस्पियन सागर विशालतम झील है। कैस्पियन सागर विशालतम झील है। ज्वार भाटा जल में आवधिक चढ़ाव एवं उतार को कहते हैं। सुनामी तीव्र भूकंपी तरंगे हैं। सुनामी तीव्र भूकंपी तरंगे हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाला जल धाराएं हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह अध्याय पूरी तरह से समाप्त हो गया है। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यही आपसे विनती है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अध्याय स्टार्ट करते हैं। अध्याय 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाते हुए। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर इतनी हैरान हो गई रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वह धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियां तथा शंक्वाकार बितान लंबे वृत्त दिखने लगे। उसे पता चला कि शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्ष पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती हैं। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर भी करती हैं। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। ख में है घास स्थल। जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं उसे घास स्थल कहते हैं। कांटेदार झाड़ियों के बारे में बताया है। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियों केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के बारे में, विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ तथा आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़काष्ठ वनों के बारे में
कई अन्य जानकारियाँ दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियों एवं उनके गुण एवं वन अनुप्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। वन के सब टॉपिक का नाम है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसको स्टार्ट करने से पहले हम इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ वन है, ऑक्सीजन का स्रोत है, बहुत बड़ा स्रोत है। ऑक्सीजन से ही लोग जिंदा हैं, जानवर भी जिंदा है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कैसे जी पाएगा? तो फेफड़ा ही उसको कहा जाएगा। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। चलिए टॉपिक स्टार्ट हो रहा था। वन के सब टॉपिक का नाम है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वन वर्षा वन भी कहते हैं। चित्र 6.3 में ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबसून, महोगनी आदि पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं, जो कि चित्र 6.4 में दिखाया गया है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का ये एक छोटा सा चित्र है, आप देख सकते हैं, इनके बारे में समझ सकते हैं। हाँ, जो कि चित्र 6.4 में दर्शाया गया है। इन चित्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्षों के साल, सागवान, नीम, शीशम, दृढ़काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्ड लंगूर एवं बंदर आदि हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन भूमध्य सागर के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं, जो कि चित्र 6.7 में दर्शाया गया है। ये है शीतोष्ण सदाबहार वन। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, जो कि चित्र 6.11 में दर्शाया गया है। शीतोष्ण पर्णपाती वन का ये छोटा सा एक दृश्य है, आप देख सकते हैं फोटो के माध्यम से। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बाज, एस, बीच आदि, हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फ्रीजेंट तथा मोनाल
इसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। आगे देखते हैं भूमध्य सागर वनस्पति वन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिक भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न हैं। यह भूमध्य सागर वनस्पति पाई जाती हैं। चित्र 6.12 में जो कि दर्शाया गया भूमध्य प्रदेश में अंगूर के बाग हैं। ये अंगूर के बाग हैं। यस, अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम आगे देखते हैं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क एवं ग्रीष्म वर्षा वाली मृदु शीतोष्ण ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों की आमतौर पर संतरा और अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश यानी सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपने इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, यहाँ वन जीवन क्रम है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। पॉइंट है 1, भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। आगे देखते हैं शंकुधारी वन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश यानी 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। चित्र 6.13 में एवं क में इन्हें टेगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। चित्र 10.13 में यह हो गया शंकुधारी वन और यह हो गया हिमच्छादित शंकुधारी वन। आगे देखते हैं इन्हें टेगा भी कहते हैं। ये वन अत्यधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हें वृक्षों को श्रीमान ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती हैं। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। बॉक्स वाले पॉइंट में क्या है? रूसी भाषा में टेगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। आगे देखते हैं घास स्थल के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल देखिए एकदम पीला पीला सा है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैले हैं। चित्र 6.14 यहाँ वनस्पति निम्न में से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं। यह घास काफ़ी ऊंची लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती हैं। अफ्रीका का सावान घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं शीतोष्ण घास स्थल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, 22
एंटीलोप पाए जाते हैं। कटीले झाड़ियाँ के बारे में जानते हैं। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी हो रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती हैं। यहाँ केवल कई लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार के वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पति यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बेल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू एवं बर्फीले लोमड़ी इत्यादि। आगे बढ़ने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। जैसे पूर्वी अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास स्थल के द्वारा, पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोस्ट, वेनेजुएला में लानोस शीतोष्णकटिबंधीय के घास स्थल, अर्जेंटीना में पेम्पास, उत्तरी अमेरिका में पेरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन। आगे देखते हैं। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या वे वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे। क्या आप सलीमा से सहमत हैं? यस, सही बात है जी, नहीं मिल पाएगा। इस तरह से अंधाधुंध कटाई करेगा तो। अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर विचार करें। इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। आगे देखते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास प्रश्न को एक अलग वीडियो बना करके आपको पढ़ा दिया जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या है? कई बार लाइकेन पाए जाते हैं तो टुंड्रा वनस्पति में। कई बार लाइकेन पाए जाते हैं तो टुंड्रा वनस्पति में। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में। कांटेदार एवं झाड़ियाँ मिलती हैं गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर बंदर है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर बंदर हैं। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति चीर हैं। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं तो मध्य एशिया में। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं मध्य एशिया में। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। वालरस एक ध्रुवीय जानवर है। वालरस एक ध्रुवीय जानवर है। देवदार का वृक्ष नरम काष्ठ पेड़। देवदार का वृक्ष नरम काष्ठ पेड़। जैतून एक नींबू वंश सिट्रस का फल। जैतून एक नींबू वंश का सिट्रस का फल। हाथी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर। हाथी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर। कंपोस्ट ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल। कंपोस्ट ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि विशेषकर न्यू व्यूअर से आग्रह है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यही आपसे आग्रह है और इस आग्रह को आप लोग पूरा करेंगे, यही आप आशा है हमको। तो मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय और नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद मेरे दोस्तों।